हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक वाइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेलल रियलाइजेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 हमने कवर कर रखा था एंड फिर हमने कैस्केड स्ट्रक्चर के भी बारे में पढ़ा था और हमने तीनों स्ट्रक्चर के डिफरेंस को समझा था। क्या था वो हम आज फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 में क्या देखा था कि जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन एच जेड होता था उसको हम लोग दो हिस्सों में बांटते थे। एक होता था जीरोस, एक होता था पोल्स। मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर बनता था वो दो सिस्टम में बंटता था। एक तरफ हमारा जीरोस वाला सिस्टम होता था, दूसरी तरफ हमारा पोल्स वाला सिस्टम होता था। ये किस में होता था? डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 में। ठीक है। उसके बाद हमने कैस्केड स्ट्रक्चर में क्या देखा कि हम अपने ट्रांसफर फंक्शन को इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन में ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम जीरोस और पोल्स में नहीं डिवाइड करते थे, हम यहाँ पर इंडिविजुअल सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन में डिवाइड करते थे। मतलब H1Z के पास भी क्या होगा? जीरोस होंगे और पोल्स होंगे। H2Z के पास भी जीरोस होगा, पोल्स होगा एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा HZ ब्रेक डाउन होता था और जितने भी इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन होते थे उनके प्रोडक्ट के बराबर हमारा क्या होता था? ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है। मतलब हमने क्या किया था, अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ फिल्टर 8 है तो उसको हम लोग क्या कर सकते थे? मिनिमम मैक्सिमम 2 ऑर्डर फिल्टर में हम ब्रेक डाउन कर सकते थे। मतलब जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होगा इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन, उसका हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमम 2 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। ओके। अब हम यहाँ पर देखेंगे पैरेलल रियलाइजेशन। तो पैरेलल रियलाइजेशन में भी हम अपने ट्रांसफर फंक्शन को क्या करते हैं? इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन में ब्रेक डाउन करते हैं। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं? अपने ट्रांसफर फंक्शन को मतलब H1Z और H2Z प्लस H3Z इन सबको पैरेलली ऐड करते हैं। आपने देखा था कि हमने कैस्केड स्ट्रक्चर का जब हम डायग्राम बनाते थे तो हमारा यहाँ से क्या आता था? हमारा इनपुट सिग्नल। यहाँ हमारा क्या होता था? ट्रांसफर फंक्शन Hz और यहाँ से हमारा क्या आता था? आउटपुट। ठीक है। जिसमें हम Hz को दो हिस्सों में बांटते थे। यहाँ होता था H1Z, यहाँ होता था H1Z, यहाँ होता था हमारा H2Z और यहाँ बीच में हमारा क्या होता था? इंटरमीडिएट होता था जिसको हम लोग कहते थे WZ। तो आपने देखा कि जो H1Z का जो आउटपुट है, जो क्या है हमारा WZ, वो H2Z के लिए क्या बन जाता था? इनपुट बन जाता था। तो हम इस तरीके से अपने जो भी इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन होते थे उसको हम लोग सीरियली ऐड करते थे। बट हमारा पैरेलल रियलाइजेशन में क्या होगा वो देखो। पैरेलल रियलाइजेशन में क्या होगा? जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है वो किस हिस्से में बटेगा? H1Z, H2Z, H3Z एंड सो ऑन, इनमें बटेगा। लेकिन जो हमारा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन होगा वो किसके बराबर होगा? Hz इक्वल टू H1Z प्लस H2Z प्लस H3Z एंड सो ऑन। मीन्स जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन के अंदर जो ब्रेकडाउन होगा इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन का, उसको हम लोग पैरेलली ऐड करेंगे, पैरेलली हम लोग स्ट्रक्चर्ड देंगे। मीन्स यहाँ आप लोग देख रहे होगे कि ये हमारा क्या है, जैसे हमने बताया था अभी कि यहाँ से हमारा XZ होगा, यहाँ हमारा YZ होगा, यहाँ हमारा क्या होगा? HZ होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग कैस्केड के बजाय हम लोग क्या ऐड करेंगे? पैरेलली ऐड करेंगे। मतलब हमारा H1Z जो होगा, फिर नीचे हमारा उसके पैरेलल नीचे हमारा H2Z आ जाएगा, फिर उससे पैरेलल हमारा H3Z आ जाएगा। तो जो हमारा कनेक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है। मतलब जो, और यही हमारा क्या है? ओवरऑल HZ। तो यहाँ आपने देखा कि हमने क्या किया है कि अपने इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन को इंडिविजुअली सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन में ब्रेक डाउन किया है और हमने उसको क्या किया है? पैरेलली स्ट्रक्चर दिया है, पैरेलली ऐड किया है। तो इसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, या ये कह लो जो सबसे बेनिफिशियल पार्ट ये होता है, क्योंकि हम अपने ट्रांसफर फंक्शन को पैरेलली ऐड कर रहे हैं तो आप देखोगे कि जो इनपुट सिग्नल आ रहा है वो एक ही टाइम पे H1Z, H2Z, H3Z तीनों में डिवाइड हो रहा है और जो आउटपुट आ रहा है वो एक ही टाइम पे एक जगह इकट्ठे हो रहा है और हमारा आउटपुट दे रहा है। यहाँ पर ये वाला टेंशन नहीं है कि एक का आउटपुट निकलेगा तब वो दूसरे में ऐसा इनपुट की तरह जाएगा, ऐसा यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर सिंपली जो हमारा इनपुट आ रहा है वो एक ही टाइम पे अलग अलग इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन के लिए क्या हो जा रहा है? डिवाइड हो जा रहा है।
तो इस वजह से हमारा सिस्टम का जो परफॉर्मेंस होता है या एफिशिएंसी हो जाता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब हमारा जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है, क्योंकि हमारा इनपुट सिग्नल एक ही टाइम पे अलग अलग ट्रांसफर फंक्शन के साथ क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, का परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से हम लोग क्या प्रीफर करते हैं, कैस्केड की वजह पैरेलल। वो डिपेंड करता है कि हमारा फिल्टर किस टाइप से डिजाइन हो रहा है, तो उस हिसाब से उनके अलग अलग तरीके से रियलाइजेशन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप मैंने एक अपना ब्लॉक डायग्राम आपको पैरेलल का दे रखा है, ठीक है, कि यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, इनपुट आ रहा है, और यहाँ पर हमारा क्या है, ट्रांसफर फंक्शन, एंड इधर हमारा क्या है, आउटपुट। आपने देखा कि जो एच जेड है वो H1Z H2Z डॉट 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 HK तक हमारा क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, और सबको हमने क्या किया है, पैरेलली ऐड किया है, जिससे एक ही बार में इनपुट हर एक ट्रांसफर फंक्शन के लिए क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और एक ही टाइम पे जो भी आउटपुट आ रहा है वो सारे क्या हो रहे हैं, इकट्ठे एक जगह इकट्ठे होके हमें आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन इस तरीके से वर्क कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ट्रांसफर फंक्शन, जितने भी इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन होंगे H1Z H2Z, सबका ऑर्डर ऑफ फिल्टर क्या होगा, 2। मीन्स नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 2 होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मैंने बताया था ना कि जो ऑर्डर होता है फिल्टर का वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ डिले के, राइट। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर ऑफ फिल्टर क्या है, मैक्सिमम 2 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ फिल्टर हमारा क्या है, 2 है, तो हमारा डिले एलिमेंट भी कितने हो जाएंगे, 2। मतलब जेड कहाँ, जेड का हाईएस्ट पावर क्या होगा, -2। ओके, तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो। तो आगे हम लोग इसका थ्योरी पढ़ते हैं। ओके, तो पैरेलल रियलाइजेशन ऑफ एन इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स इज अ टेक्निक विच इज यूज टू इम्प्लीमेंट IIR फिल्टर। अभी मैंने बताया था ये सारे क्या है, एक तरीके से सारे टेक्निक है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, किसका, IIR फिल्टर के डिजाइनिंग का। मतलब IIR फिल्टर को आप 4 तरीके से डिजाइन कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2, कैस्केड एंड पैरेलल तरीके से। तो मैंने बताया था ना कि रियलाइजेशन कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब आप अपने फिल्टर के जो आपका जो सिस्टम है उसको आप विद द हेल्प ऑफ एडर मल्टीप्लायर के हिसाब से जब उसको प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन देते हो, वही हमारा क्या होता है, रियलाइजेशन होता है। तो उसी में एक पैरेलल रियलाइजेशन भी एक तरीके का टेक्निक है जिसका यूज IIR फिल्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाता है, दैट अलाउ फॉर, जिस वजह से क्या हो जाते हैं, हमारे सिस्टम का ओवरऑल स्पीड और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो प्रोसेसिंग हो रहा है वो कैसा हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। तो हमारा जो इनपुट सिग्नल होगा वन टाइम में सबके साथ वर्क कर पाएगा। ओके, IIR फिल्टर आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर सेक्शन। मैंने बताया था ना कि जो IIR फिल्टर्स होते हैं उसका अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो तो वो क्या होते हैं, सेकंड ऑर्डर सेक्शन के होते हैं। लेकिन आप यहाँ पर आओ, पैरेलल रियलाइजेशन हो गया या कैस्केड में हो गया, इसमें जो आपका इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन होगा वो सारे किस में होंगे, सेकंड ऑर्डर फिल्टर में होंगे, वेयर ईच सेक्शन करस्पॉन्ड टू अ सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन। अभी मैंने बताया ना कि जितने भी ट्रांसफर फंक्शन होंगे इंडिविजुअल जो हमने एजेड से ब्रेक डाउन करके निकाला है वो किस में होंगे, सेकंड ऑर्डर फिल्टर में, पैरेलल रियलाइजेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो हमारा जो ब्रेक डाउन होगा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन का वो क्या होगा, इंडिविजुअल सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन में होगा। इस सेकंड ऑर्डर सेक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड एंड देन जितने भी ब्रेक डाउन हमने निकाले हैं H1Z H2Z H3Z एंड सो ऑन, वो सारे किस में इम्प्लीमेंट होंगे, पैरेलल में होंगे, जिससे हमारा सिस्टम का इफिशियंसी क्या हो पाए, इंप्रूव हो पाए। और यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो भी आउटपुट होगा, मतलब ट्रांसफर फंक्शन का, मतलब H1Z का जो आउटपुट होगा, H2Z का जो आउटपुट होगा, H3Z का जो आउटपुट होगा, तो मैंने बताया था कि एडर में क्या होते हैं, सारे इनपुट एक जगह इकट्ठे होते हैं और वहां से हमारा क्या होता है, हमारा आउटपुट निकलता है, राइट। Parallel implementation may vary depending on the specific characteristic of the IIR filter and the requirements of the application। देखो पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा कि हम अगर पैरेलल में अपने स्ट्रक्चर को बनाते हैं या हम अपने सिस्टम को पैरेलली प्रोसेस्ड करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह इम्प्लीमेंट होगा। वो डिपेंड करता है कि IIR फिल्टर का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है या फिर एप्लीकेशन का क्या रिक्वायरमेंट है,
उस हिसाब से रियलाइजेशन तय किया जाता है कि हमारा जो फिल्टर है उसका रियलाइजेशन कैसा होगा। वो डिपेंड करता है कि फिल्टर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा और एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब हम जो फिल्टर बना रहे हैं उसको हम लोग किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा वहां पर क्या रिक्वायरमेंट है वो देखना होगा। ठीक है। Additionally, there are different parallelization technique and the choice of method may depend on factors such as filter order, hardware constraint and real time processing requirement। अभी मैंने बताया था बहुत तरीके के पैरेललाइजेशन टेक्निक्स होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं कुछ फैक्टर्स पे कि हमारा जो सिस्टम है उसका ऑर्डर फिल्टर क्या है, या फिर हार्डवेयर कंस्ट्रेंट मतलब किस हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करना है, या फिर वो कौन से रियल टाइम प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट को फेच करेगा। ये सारी चीजें डिपेंड करता है हमारे पैरेलल रियलाइजेशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर रियल टाइम प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट होती है तो वहां जो आईआर फिल्टर का यूज होता है वो कैसा होता है, वहां जो सिस्टम का अरेंजमेंट होता है वो पैरेलली होता है। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, अपने कैलकुलेशन पावर इंक्रीज चाहिए, कैलकुलेशन पावर हमें स्पीड अप चाहिए। तो वहां हम लोग किस तरीके से सिस्टम बनाएंगे, पैरेललाइजेशन। तो हमने यहाँ पर अपना पैरेलल रियलाइजेशन देख लिया है। तो अब हम क्या करते हैं ना, इसको अच्छे से समझने के लिए एक इक्वेशन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और उसका जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो किस में बनाएंगे हम लोग, पैरेलल रियलाइजेशन। मतलब जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होगा वो इंडिविजुअल सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन में टूटेगा और हम उसको क्या करेंगे, पैरेलली कैस्केड करेंगे। ठीक है, पैरेलली ऐड करेंगे सारे ट्रांसफर फंक्शन को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, पैरेलल रियलाइजेशन। इसमें जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, मैंने क्वांटम से ही क्वेश्चन उठाया है, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो मेरा क्वेश्चन है वो है एच जेड इज इक्वल टू 2 प्लस जेड इनवर्स मतलब जेड टू द पावर -1 प्लस 1/4 जेड टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 जेड टू द पावर -1 इंटू 1 प्लस जेड टू द पावर -1 प्लस 1/2 इंटू जेड टू द पावर -2। हमारा ये इक्वेशन है। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होगा वो इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन में टूटेगा। ठीक है, इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन में टूटेगा, डिपेंड कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन कितने इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन में टूट रहा है। और मैंने बताया था हर एक इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन जो होगा उसका जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। मिनिमम हो सकता है लेकिन जो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ फिल्टर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, 2 के बनते हैं। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें जेड ट्रांसफॉर्म वगैरह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी हमारा इक्वेशन ट्रांसफर फंक्शन में दिया हुआ है। हम इसी को क्या करेंगे, पैरेलल रियलाइजेशन इसका करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो जाए। ओके, क्योंकि हमें अपने ट्रांसफर फंक्शन को किस में निकालना है, h1z इंटू h2z सॉरी h1z प्लस h2z प्लस h3z एंड सो ऑन, इस फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब हम ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन ऊपर क्या आ जाएगा, hz इक्वल टू, ये एलसीएम हमने लिया तो यहाँ ऊपर हो जाएगा हमारा 8 प्लस 4z टू द पावर -1 प्लस z टू द पावर -2 बाय 4। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, एलसीएम लिया है। और नीचे भी हम अगर लेंगे, इधर एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 प्लस z टू द पावर -1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 z टू द पावर -1 प्लस z टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जो एच का इक्वेशन आएगा वो कैसा आएगा, 8 प्लस 4 z टू द पावर -1 प्लस z टू द पावर -2 बाय 2 प्लस z टू द पावर -1 इंटू 2 प्लस 2 z टू द पावर -1 प्लस z टू द पावर -2। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारा जो फोकस होगा, क्योंकि हमें इसको प्रोडक्ट फॉर्म में तोड़ना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो पावर है ये किस में, निगेटिव में है, तो हम इसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव में बना लेते हैं। तो पॉजिटिव कैसे बनेगा वो देखो। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर फिल्टर होता है, मतलब जो भी ट्रांसफर फंक्शन है उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, उसी से हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं।
तो आप देखोगे कि यहाँ पर z टू द पावर -1 है, यहाँ z टू द पावर -2 है। अगर इनको आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारा z टू द पावर क्या बनेगा, -3 बनेगा। मतलब हमारा जो ऑर्डर है फिल्टर का वो क्या है, 3। तो हमें क्या बनाना है, इनको पॉजिटिव बनाना है, तो हम ऊपर भी z टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी क्या करेंगे, हम z टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो जब हम ऊपर z टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एज क्या आ जाएगा, 8z³ प्लस 4z, यहाँ आ जाएगा हमारा क्या, स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारा z। ओके, अब देखो नीचे थोड़ा सा सोचने वाली बात है, हम क्या करते हैं ना, इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं कि हमें क्या है, इसको फर्दर तोड़ने की जरूरत ना पड़े। क्यों? क्योंकि आप ये नीचे वाला जो टर्म है ये ऑलरेडी किस में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो हम इसी में क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जिससे हमारा सोल्यूशन क्या हो जाए, थोड़ा सा आसान हो जाए। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, z टू पावर 3 से। तो z टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक काम करते हैं कि हमें ओवरऑल सबको z टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है, एक प्रोडक्ट z टू द पावर -1 में है और एक प्रोडक्ट हमारा क्या है, -2 में है। तो हम क्या करते हैं, इसका इस वाले प्रोडक्ट का हाईएस्ट ऑर्डर क्या है हमारा 1, इस वाले प्रोडक्ट का क्या है 2। तो हम क्या करते हैं ना, इसको z से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको z² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो z से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2z प्लस 1। ठीक है, और इधर हम क्या कर रहे हैं, z² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, 2z² प्लस 2z प्लस 1। ठीक है, क्यों किए वो देखो, अल्टीमेटली हमें क्या करना है, z³ से मल्टीप्लाई करना है। अंदर में हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो किस में बनेगा, z³ प्लस z² प्लस z एंड सो ऑन। तो हम क्या करते हैं कि हमें सिंप्लीफाई करना है z³ में, तो क्यों नहीं हम क्या करें कि अलग अलग सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, मतलब इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो क्या है, 1 है, तो हम इसको z से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका ऑर्डर हमारा 2 है, तो मतलब इसको हम z² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओवरऑल हमारा जो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा z इंटू z², मतलब z³ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ताकि हमें आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं करना पड़े, क्योंकि सिंप्लीफाई करके आपको फिर ऐसे ही आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। ओके, तो हमारा हो गया ये क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, अब एक चीज चेक करेंगे, हमारा नीचे z का पावर क्या है 3, ऊपर z का भी पावर क्या है 3। तो हमारा यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होगा, हमें ऊपर न्यूमरेटर में जो z का पावर है उसको हमें क्या करना होगा, कम करना होगा। मीन्स पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या होता है कि न्यूमरेटर का जो ऑर्डर रहेगा वो डिनोमिनेटर के ऑर्डर से क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हमें क्या लेके आना, z का पावर 2 में लेके आना है। ठीक है, तो कैसे आएगा, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या कर लेंगे, z से z कॉमन लेंगे और z को क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे। तो ये क्या होगा, hz बाय z इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 8z² प्लस 4z प्लस 1। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 2z प्लस 1 इंटू 2z² प्लस 2z प्लस 1। ओके, ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब देखो हमने ट्रांसफर फंक्शन को तोड़ दिया, अब हम क्या कर सकते हैं, आराम से इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर हमारा क्या है 2 का पावर है, नीचे हमारा क्या है 3 का पावर है। क्योंकि 2z इंटू 2z को अगर आप स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4z³, जो कि हमारा क्या डिफाइन कर रहा है कि डिनोमिनेटर का जो पावर है वो न्यूमरेटर के पावर से क्या है ज़्यादा है। ओके, तो अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमारा ये वाले का इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, जब हम इसको तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, a/2 z प्लस 1 प्लस b z प्लस c। क्योंकि हमारा वेरिएबल z में है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर bz प्लस c बाय 2z² प्लस 2z प्लस 1। ठीक है, किसके बराबर होगा हमारा 8z² प्लस 4z प्लस 1 बाय 2z प्लस 1 इंटू 2z² प्लस 2z प्लस। हमने इसी को तो तोड़ा है ना, यही वाले इक्वेशन को तोड़ा है ना इस फॉर्म में, तो हमारा ये इक्वेशन क्या होगा, एक दूसरे का इक्वल हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। कैसे निकालेंगे वो देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन है इधर क्या है 1/a प्लस 1/b के फॉर्म में, तो हम सिंपली यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा ab बाय b प्लस a। ठीक है,
तो हमारा क्या हो जाएगा a इंटू 2z² प्लस 2z+1, ठीक है, प्लस bz प्लस c इंटू 2z+1। डिवाइड में हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा 2z+1 इंटू 2z² प्लस 2z+1, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारा क्या होगा इधर इक्वेशन 8z² प्लस 4z+1 बाय 2z+1 इंटू 2z² प्लस 2z+1। देखो मैं बहुत सिंप्लीफाई कर करके आपको समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को कहीं से कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये सिंपली हमारा क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि नीचे के दोनों प्रोडक्ट क्या है, सेम है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो हमारा इक्वेशन क्या है, 8z² प्लस 4z+1, ठीक है। हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को ये वाले फॉर्म में लेके आना है, मतलब जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो किस में बनेगा, z² प्लस z प्लस c, इस तरीके से फॉर्म में बनेगा, मतलब az² प्लस bz प्लस c के फॉर्म में बनेगा, ठीक है। जहाँ पे a का वैल्यू यहाँ क्या है 8, b का वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 और c का वैल्यू यहाँ क्या है 1। तो हमें इसको किस फॉर्म में लेके आना है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 2az², अगर a हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो गया 2az प्लस a, ओके। अब देखो इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ध्यान से मल्टीप्लाई करना, थोड़ा सा भी गलती हुआ तो पूरा गुड़गोबर हो जाएगा, पूरा इक्वेशन खराब हो जाएगा, ठीक है। bz को हमें क्या करना है, 2z से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2bz²। अब bz को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा bz प्लस, अब c को हमें मल्टीप्लाई करना है 2z+1 से, तो c को 2z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2cz, और c को 1 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा c, ओके। ये हो गया हमारा इक्वेशन 8z² प्लस 4z+1 इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, z² वाला टर्म को एक तरफ लेके आना है, z वाले को एक तरफ और c वाले को एक तरफ, ठीक है। तो हम z देखेंगे, z² वाला कौन कौन सा टर्म है, एक ये है और एक ये है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, z² कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b, और z² हमने कॉमन ले लिया, प्लस अब हमें क्या करना है, z वाला टर्म निकालना है, तो z वाला टर्म कौन सा है हमारा, एक ये है, एक ये है और एक ये है, जिसमें हमने क्या किया, z को कॉमन ले लिया, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 2a प्लस b प्लस 2c, ओके। अब हमारा c वाला कंपोनेंट क्या बच गया, a प्लस c, ठीक है। हमने अपने इक्वेशन को किस फॉर्म में ले आया, az² प्लस bz प्लस c में, ठीक है। अब देखो, अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारा ये इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर है, तो जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा, तो इससे हम इक्वेशन क्या निकालेंगे, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसको मान लिया इक्वेशन, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है। हमने नीचे वाले इक्वेशन इसको मान लिया हमने 1, ओके। अब हम आते हैं नीचे, अब हमारा क्या है, z वाला टर्म, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 2a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, इसको मान लिया हमने सेकेंड इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन क्या बना हमारा, a प्लस c इज इक्वल टू 1, ये हमारा हो गया तीसरा इक्वेशन। अब जब आप इसको कैल्सी में अप्लाई करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, सिंपली आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, कैल्सी में क्वेश्चन को पुट करना है और आपको वैल्यू आ जाएगा। तो इससे वैल्यू जो आपको आएगा a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1। जब आप इसको कैल्सी में पुट करोगे तो आपका जो आंसर निकलेगा, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू आ जाएगा 1। अब हमें क्या करना है, अपना ट्रांसफर फंक्शन बनाना है, तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या था, एज z बाय z इक्वल टू a बाय क्या था हमारा, a बाय 2z+1, ठीक है, a बाय 2z+1 और यहाँ पर हमारा क्या था bz प्लस c बाय क्या था हमारा
2z² प्लस 2z प्लस 1, ठीक है, 2z² प्लस 2z प्लस 1 ये था। अब हमें क्या करना है, अपने ट्रांसफर फंक्शन में a का वैल्यू, b का वैल्यू, c के वैल्यू को पुट ऑन कर देना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अपना ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, वो क्या होता है एच जेड। तो एच जेड के लिए हमें क्या करना होगा, इस जेड को इधर भेजना होगा। तो हमारा क्या होगा, इस इक्वेशन में हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एच जेड हमारा क्या हो जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे, ए बी और सी की जगह पे अपना जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो ए की जगह क्या है वैल्यू हमारा 2, और हमारा क्या हो जाएगा जेड से मल्टीप्लाई, तो 2z/2z प्लस 1 प्लस बी जेड प्लस सी की जगह हमारा क्या हो जाएगा 2z माइनस 1, क्योंकि सी का वैल्यू क्या है माइनस में है, और हमारा क्या हो जाएगा जेड से यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन बाय 2z² प्लस 2z प्लस 1, ठीक है। अब हमने अपने ट्रांसफर फंक्शन को क्या किया है, दो हिस्सों में बांट लिया, एक हो गया हमारा h1z और एक हो गया हमारा h2z, ठीक है। अब हम लोग इसका फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। तो आप देखोगे कि हमने ट्रांसफर फंक्शन तो निकाल लिया है h1z, बट वो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, हमें उसको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, h1z का निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 2z से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम नीचे 2z से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी करना होगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस 1/2 इंटू z टू द पावर -1, ठीक है। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, h2z निकालेंगे। h2z हमारा क्या है, 2z² माइनस z बाय 2z² प्लस 2z प्लस 1। हमें इसको फिर से फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 1 लाना है। अब 1 लाने के लिए हमें इस इक्वेशन में 2z² से डिवाइड करना होगा। तो नीचे करेंगे तो हमें ऊपर भी करना होगा। तो वैल्यू क्या आएगा हमारा, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस z को 2/z² से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू z टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा z टू द पावर -1 प्लस 1/2 z टू द पावर -2। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफर फंक्शन बन के तैयार। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसका क्या करना है, अपना स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो सबसे पहले हम अपना h1z निकालते हैं, h1z का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मैंने बताया था जो भी इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन होंगे उसका जो रियलाइजेशन होगा वो किस में होगा, डायरेक्ट फॉर्म 2 में, ठीक है। जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर बनेंगे वो किस में बनेंगे, डायरेक्ट फॉर्म 2 में, ओके। तो हम अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम h1z बनाते हैं। तो हमारा h1z के लिए क्या है, हमारा एक इनपुट सिग्नल आएगा जिसको हम कहेंगे xz, और एक हमारा क्या निकलेगा, हमारा इधर से आउटपुट निकलेगा, ठीक है, जो किससे होगा, इस ट्रांसफर फंक्शन से मल्टीप्लाई होके हमारा आउटपुट जनरेट करेगा। तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या कह रहा है कि डायरेक्ट फॉर्म 2 में इधर पोल्स होते हैं, इधर जीरोस होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे पोल्स में क्या है, एक डिले एलिमेंट है, 1 डिले एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ से इंटरमीडिएट से एक ब्रांच निकलेगा 1 डिले एलिमेंट के साथ, और हम क्या देख रहे हैं कि ये 1/2 कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मैंने बताया था क्योंकि ये फीडबैक पाथ है तो हमारा यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, और हमारा ये सिग्नल फीडबैक के तौर पे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि जीरोस वाला जो वैल्यू है ये डायरेक्ट क्या हो रहा है, इनपुट से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी इसमें डिले वगैरह नहीं है। तो हमारा सीधा सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर आउटपुट पे पहुंच जाएगा, ओके। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अपना डायरेक्ट फॉर्म 2 रियलाइज करते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्म 2 के लिए सबसे पहले देखो, अगेन हम क्या करेंगे, अपना यहाँ से xz आएगा हमारा, और यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, हमारा yz, ठीक है। एक इंटरमीडिएट स्टेज होंगे जहाँ से हमारा क्या निकलेगा, डिले एलिमेंट, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, डिले एलिमेंट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 2 डिले एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि इधर सबसे पहले कंसीडर किया जाता है, पोल्स पहले कंसीडर होगा देन जीरो। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पोल्स में हमारे पास कितनी वैल्यू है, 2 डिले एलिमेंट के साथ वैल्यू है। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 डिले एलिमेंट, ठीक है। अब देख रहे हैं कि जो पहला डिले एलिमेंट है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने सिग्नल को डायरेक्ट हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करके भेज देंगे, ठीक है, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। और हम क्या देख रहे हैं, जो दूसरा डिले एलिमेंट है वो 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने साइन
अपने सिग्नल को भेजेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो डायरेक्ट किससे हो रहा है 1/2 और साइन हमारा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब देखो अब हमारा जीरोस क्या है वो देखो, तो जीरोस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक हमारा डायरेक्ट इनपुट सिग्नल आ रहा है हमारे आउटपुट पे और एक दूसरा जो है वो क्या हो रहा है 1 डिले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होके आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा वो देखो, तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा हमारा क्या हो रहा है पहला डायरेक्ट आउटपुट पे आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1, दूसरा क्या हो रहा है हमारा 1 डिले एलिमेंट के साथ आ रहा है तो एक हमारा यहाँ से डिले एलिमेंट निकला और हम देख रहे हैं कॉफिशिएंट 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होता, यहाँ पर जो साइन रहेगा वही रहेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया हमारा H2Z। अब मैंने बताया था जो H1Z होगा और H2Z होगा ये क्या होंगे पैरेलली ऐड होंगे, मतलब पैरेलली ऐड होंगे इस तरीके से। यहाँ से हमारा क्या होगा XZ आएगा जो H1Z में भी जा रहा है H2Z में भी जा रहा है और यहाँ से हमारा क्या होगा सिग्नल एक इकट्ठे ऐड होगा और हमें यहाँ से निकलेगा YZ। तो ट्रांसफर फंक्शन जितने भी ट्रांसफर फंक्शन आ रहे हैं उसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या होगा एक जगह इकट्ठा होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा एक एडेड लगेगा जहाँ से हर एक ट्रांसफर फंक्शन का आउटपुट यहाँ पर इकट्ठा होगा और यहाँ से हमारा क्या निकलेगा YZ, ठीक है। और मैंने बताया था क्योंकि हमने पैरेलली कनेक्ट किया है तो यहाँ पर भी एक ही इनपुट सिग्नल जाएगा यहाँ पर भी इनपुट सिग्नल आएगा तो हम इसको क्या करेंगे इन दोनों ब्रांच को ऐड कर देंगे और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा हमारा इनपुट सिग्नल XZ, ठीक है। तो सिंपली आपने देखा कि हमारा इनपुट सिग्नल XZ आ रहा है जो इस ट्रांसफर फंक्शन में भी जा रहा है और इस ट्रांसफर फंक्शन में भी जा रहा है। ये क्या है हमारा H1Z, ये हमारा क्या है H2Z। और हमने क्या देखा कि हम लोग क्या किए इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन का जो आउटपुट आया वो इकट्ठे ऐड होके हमारा क्या जनरेट किया हमें आउटपुट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया सिंप्लीफाई कर लिया। अब एक चीज और हम यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं, पूछो क्या, ये वाला जो एडेड है ना इसको हम लोग हटा सकते हैं, क्यों। अब देखो वो इसलिए क्योंकि हमारा जो सिग्नल आ रहा है वो डायरेक्ट हमारे आउटपुट पे आ रहा है, ठीक है। हमारा सिग्नल डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा सिग्नल नहीं मिल रहा है, मतलब सिग्नल सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है उसके अलावा इसमें कोई भी डिले एलिमेंट नहीं है। तो हम सिंपली इसको क्या कर सकते हैं यहाँ से एक एडर हटा सकते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ तक जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया स्टैंडर्ड पैरेलल रियलाइजेशन ऑफ आवर इक्वेशन। मतलब हमने जो इक्वेशन बनाया था उसका जो स्टैंडर्ड पैरेलल रियलाइजेशन है वो ये है जिसमें ये वाला जो पार्ट है ये वाला हमारा क्या है H1Z और ये वाला जो पार्ट है हमारा ये हो गया हमारा H2Z, जिसको हमने क्या किया है पैरेलली ऐड किया है। हम देख रहे हैं कि जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो एक ही टाइम पे H1 पे भी जा रहा है H2 पे भी जा रहा है और जो इनका आउटपुट आ रहा है वो एक जगह कलेक्ट हो रहा है एडर में एंड हमें हमारा क्या मिल रहा है हमारा आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्किंग प्रोसेस होता है ना एक ही टाइम पे होता है, यहाँ पर वेट नहीं करना पड़ता दूसरे ट्रांसफर फंक्शन को अपने इनपुट के लिए, यहाँ पर एक ही टाइम पे सारे ट्रांसफर फंक्शन वर्क कर रहे हैं तो इस वजह से हमारा क्या हो जा रहा है एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। मैंने एक छोटा सा ही क्वेश्चन लिया है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट में पूछना। बाकी आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग लैडर स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं एंड फिर हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा एंड फिर हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग धीरे धीरे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग 24 को एग्ज़ाम है ना तो बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ो और मेरा कोशिश यही है कि मैं आपको पहले करवा दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।